हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं 2025 प्री के लिए, जो 100 डेज़ का कंप्लीट प्लान रहने वाला है आप सभी का। और मैं दोनों की बात कर रही हूँ, फ्रेशर्स की भी और रिपीटर्स की भी। दोनों को कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगी मैं एक ही वीडियो के अंदर, और पूरा सब कुछ कंपाइल कर दिया मैंने खुद जितना भी सीखा है 1.5-2 साल की प्रिपरेशन में, वो सब कुछ मैंने पूरा पूरा बताने की कोशिश की है। जितनी भी मिस्टेक्स की हैं, जितनी भी चीज़ें नई ट्राई की हैं, और क्या क्या आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स से आपको बचना है, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में कंपाइल कर दिया है। और सब कुछ एक ही वीडियो में आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। और जो कंटेंट आप देख सकते हो वीडियो में, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्री का एग्ज़ाम होने कब वाला है, उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, उसकी बात करेंगे। और उसके बाद एक एक करके मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सबकी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए वो बताऊंगी। और लास्ट में हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में, जो सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, और उसका स्मार्ट एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और लास्ट में एक फाइनल टिप रहेगी मेरी तरफ से, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी 170 प्लस स्कोर करने में। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, 170 प्लस स्कोर करना अब इस टाइम पे मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। आप भी कर सकते हो, बस एक राइट डायरेक्शन होनी चाहिए, और वो राइट डायरेक्शन मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना, और सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो नोटिफिकेशन है ना, वो रिलीज़ होने वाली है आपकी अप्रैल मंथ में 22 अप्रैल डेट आई हुई है। इस दिन आपकी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगी CGL 2025 के लिए। और जो लास्ट डेट है ना फॉर्म फिलिंग की, वो है 21 मई। ठीक है, ये लास्ट डेट है। और हमेशा से SSC की ये हिस्ट्री भी रही है कि जो लास्ट डेट होती है ना, फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट होती है, उसके बाद कम से कम आपको कम से कम 1 महीने का टाइम मिलता है। और 1 महीने के बाद ही प्री का एग्ज़ाम होता है। कम से कम बता रही हूँ मैं, 1 महीने का टाइम मिलता ही मिलता है। इससे कम कभी हुआ नहीं है, अभी तक कभी नहीं हुआ है। तो 1 महीने का टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चल सकते हो कि आपका प्री एग्ज़ाम अराउंड 20 जून होना चाहिए। 20 जून के आसपास रहेगा एग्ज़ाम। तो आप इस डेट को मान के चल सकते हो, 20 जून को टारगेट पे लेके चल सकते हो, और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगी 20 जून, दैट्स इट। इसके अगर आगे भी जाता है एग्ज़ाम, थोड़ा सा डिले भी होता है, तो भी आपके लिए फ्रूटफुल, आपको दिन ज़्यादा मिल जाएंगे प्रिपरेशन करने की ऑफकोर्स। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है अभी भी। आपके पास ऑन एन एवरेज 100 डेज़ का टाइम अभी भी बाकी है। तो अगर आप कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो जो मैं आपको बता रही हूँ, और ये कोई ऐसे ही नहीं बता रही, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर की हुई है, और वो मैं आपको बता रही हूँ, तो उस तरीके से अगर आप करते हो ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से। आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, इसी बार ले सकते हो। ठीक है, और वैकेंसीज़ भी जो सुनने में आ रहा है, और जो RTIs के रिप्लाईज़ वगैरह आ रहे हैं, तो अराउंड 10 के वैकेंसीज़ आने की बात चल रही है। तो आपको इतने के आसपास दिख सकती है। ठीक है, 10 के अराउंड वैकेंसीज आ सकती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी अब घबराने वाली बात नहीं है, बस जो गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ ना, उसको फॉलो करते जाओ। ठीक है, और टाइम टू टाइम भी वीडियोस आती रहेंगी। टाइम टू टाइम जिस जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी, और कमेंट्स में भी मुझे बताते रहा करो, ताकि मैं आपको वो चीज़ें देती रहूँ, आपकी हेल्प करती रहूँ। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं आपका माइंडसेट क्या रहना चाहिए ड्यूरिंग दीज 100 डेज़ प्रिपरेशन। उस माइंडसेट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, अपना थोड़ा सा शेड्यूल उस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं आपका क्या माइंडसेट रहेगा। देखो, कोई 2-3 दिन की बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा तुमको आसान लगेगा। 100 डेज़ हैं, और 100 डेज़ के अंदर कंसिस्टेंसी बनाना, और वो सारी स्ट्रेटजी उसी सीरीज़ में फॉलो करते जाना, सेम वही चीज़ रिपीट करना, वही सुबह उठना, वही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना, वही अपने टारगेट्स कंप्लीट करना, और फिर सोना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये बात दिमाग से निकाल दो कि जर्नी बहुत आसान रहने वाली है। बिल्कुल आसान नहीं होगी। हर दूसरे दिन ऐसे लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मार्क्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं, सिलेबस कब कंप्लीट होगा, कैसे होगा, आज का काम नहीं कम पूरा हुआ, हमारा टारगेट नहीं पूरे हुए। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में। तो उस टाइम पे अपना इस वाई को स्ट्रॉन्ग रखना, इसको स्ट्रॉन्ग रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब भी ऐसा फील होता है कि हाँ, आज काम करने का मन नहीं कर रहा है, या कुछ हो नहीं रहा है, तो उस टाइम पे यही होगा जो आपको दोबारा से आपकी चेयर पे बैठने पे मजबूर कर देगा, दोबारा से आपको काम करने पे मजबूर कर देगा। क्योंकि ये 100 डेज़ की जर्नी आसान नहीं रहने वाली है, मैं पहले ही बता देती हूँ। ठीक है, बहुत सारे टारगेट्स होंगे जो आपको पूरे करने होंगे दिन के अंदर, और वो करने ही होंगे। कोई और एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो आपकी, नहीं मैं कल करूँगा, या परसों करूँगा, या आज ये काम था, या कल वो काम था। उसका कोई एक्सक्यूज़ का मतलब ही नहीं बनता है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से बात निकाल दो कि हम छोड़ छोड़ के काम करने वाले हैं, ऐसा तो होने नहीं वाला। ठीक है, डेली का काम डेली कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरी बात एक और मैं बता दूं कि मोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं होता।
ठीक है। जितने भी मोटिवेशन वगैरह के पीछे भागते हो, भागना छोड़ दो। मोटिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता। जो मेन चीज़ होती है वो आपका डिसिप्लिन होता है। अगर डिसिप्लिन रहेगा तो मोटिवेशन अपने आप आएगा, उसको आने से कोई रोक ही नहीं सकता। अगर डेली का काम पूरा करते चले जाओगे ना, तो हो ही नहीं सकता कि तुम डीमोटिवेट फील करने लगो। जब डेली टारगेट्स पूरे होते हैं ना, तो मोटिवेशन अपने आप आता है। तो मोटिवेशन के पीछे ना भागो, डिसिप्लिन के पीछे भागो। जब डिसिप्लिन आ जाएगा आपके अंदर, तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। और तीसरी बात, ये जो सेल्फ डाउट वाली सिचुएशन क्रिएट होती है ना, सबके माइंड में होती है। तुम अलग नहीं हो, किसी से भी अलग नहीं हो। सबके माइंड में ये सिचुएशन आती है, सबके साथ ये सिचुएशन आती है। और मेरे साथ तो हर दूसरे दिन ही आ जाती थी सेल्फ डाउट वाली, कि होगा भी या नहीं होगा। तो इस चीज़ को आने मत देना अपने अंदर। जब भी आए तो बस विश्वास रखना है खुद पे। अपनी जर्नी को दोबारा से अपने माइंड में लेके आना है कि हाँ भाई, हमने इतनी मेहनत की है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा किया ही है, कुछ ना कुछ तो हम करके ही जाएंगे आगे। तो जो धीरे 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 टाइम के साथ साथ ना, जब जब इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी, और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती है, ये सेल्फ डाउट अपने आप ख़त्म होने लग जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में मत आने देना। ये सेल्फ डाउट जो होता है ना, अच्छे भले पेपर को ख़राब करने का काम कर देगा। तो बिल्कुल अच्छे से जाओ, शांति से काम करो, शांति से पढ़ो, और शांति से मॉक जैसे अटैम्प्ट करते हो वैसे ही एग्ज़ाम भी देना है आपने। तो बस उस चीज़ को अपने माइंड में रखना कि एक एक जर्नी है, उस जर्नी को तय कर रहे हो, और जितना टाइम उस जर्नी में लगना होगा ना, वो लगेगा। चाहे कुछ भी कर लो, उसको होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। तो जो टाइम है, उस टाइम को जिस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ करना चाहिए, उस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ करो। सेल्फ डाउट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। होता है, सबके साथ होता है, लेकिन आपको रिवर्ट बैक करना पड़ेगा, दोबारा से अपने काम पे वापस आना पड़ेगा। सिंपल इज़ दैट। नेक्स्ट इज़ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये तो हर दूसरे बच्चे की प्रॉब्लम है, सबके साथ ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि फोमो जो होता है ना, ये आपको आपके डायरेक्शन से दूर कर देगा। जो आपकी राइट डायरेक्शन में, जहाँ आप चलते चले जा रहे हो ना, जहाँ चलते चले जा रहे हो और उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए था, बीच में आपको दिखेगा कि वो कुछ और पढ़ रहा है, दूसरा बंदा कुछ और पढ़ रहा है, उसने यहाँ से मॉक दिया है, उसने यहाँ से मॉक दिया है, उसने यहाँ से ये वाली बुक कंप्लीट कर ली है, उसने ये वाली बुक कंप्लीट कर ली है। तो तुम अपनी डायरेक्शन मिस आउट करने लग जाओगे, ऊपर नीचे चलने लग जाओगे, और उसकी वजह से, उसी की वजह से आपकी जो जर्नी है, जो स्ट्रेट जाके जल्दी ख़त्म होनी चाहिए थी, वो यहाँ पे चलते 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 वो जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी। तो उस वजह से आप अपना गोल मिस कर सकते हो। वो जो काम 100 डेज़ में पूरा हो सकता था, वो आप नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे तो दोबारा से वही 1 साल लग जाएगा, और फिर दोबारा 2026 में आना, वही सब करना है दोबारा से आके, वही उसी रास्ते पे चलना है आपको। तो बेटर इज़ कि इसके पीछे मत भागो। दूसरे लोग जो कर रहे हैं उनको करने दो, आंखें बंद कर लो वहाँ से। जो तुमने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है उसी को फॉलो करना है, इधर उधर नहीं भागना है। अगर तुम भागे तो तुम्हारा रास्ता बहुत लंबा हो जाने वाला है। इस रास्ते पे ट्रैवल करोगे, फिर तुम जहाँ पे तुमको स्ट्रेट जाना चाहिए था, वहाँ तुम ये इस रास्ते पे ट्रैवल करने लग जाओगे, और रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो उस चीज़ से बचना, पहले ही बता रही हूँ। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एकदम से नहीं आती। अगर तुम सोचो कि मैं आज 12 घंटे का शेड्यूल बना लेता हूँ और ये 12 घंटे का काम आज मैं पूरा कर लूँगा, तो ऐसा तो होने से रहा, कभी भी नहीं होगा। तो खुद को जब एक स्टार्ट देना होता है ना, तो थोड़ा कम से स्टार्ट दो। पहले ही दिन 12 घंटे का शेड्यूल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम आराम से उसका शेड्यूल बनाओ, धीरे धीरे अपने एफर्ट्स को इंक्रीज़ करो। अगर आज 5 घंटे भी पढ़ाई हो पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने ऊपर हार्श होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी खुद के ऊपर हार्श नहीं होना है। और अगर आज 5 घंटे की पढ़ाई हुई है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगले दिन एक और कोशिश करो कि इस 5 घंटे को 5.5 घंटे पे ले जाओ, अगले दिन उसको 6 घंटे पे ले जाओ। ठीक है। और अगर किसी दिन तुम्हारी पढ़ाई 2-3 घंटे भी हो रही है किसी ना किसी रीज़न की वजह से, तो उस चीज़ को अपने माइंड पे इतना ज़्यादा इफेक्ट मत करने देना, लेकिन उसको नेक्स्ट डे पूरा कर लेना। जहाँ तुम 5 घंटे पढ़ रहे थे, उसको 9 घंटे पढ़ के उस चीज़ को, उस काम को कंप्लीट कर लेना। टाइम से खुद को कभी तोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा काम कंप्लीट हो रहा है 3 घंटे में, 4 घंटे में, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। टाइम से खुद को जज करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। बस अपने टारगेट्स को आपने पूरा रखना है, और शुरू में टारगेट्स थोड़े से कम रखना, क्योंकि खुद को पुश करने में स्टार्टिंग में टाइम लगता है। जब वो हैबिट बन जाएगी आपकी, कुछ दिनों के अंदर 20-25 दिन लगेंगे, आपकी हैबिट अच्छी बन जाएगी, तो अपने आप कंसिस्टेंसी बन जाएगी, अपने आप वो मोटिवेशन भी फील होने लग जाएगा। और वहाँ पे सेल्फ डाउट फिर वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब आप काम ठीक कर रहे होते हो ना, तो ये सेल्फ डाउट वगैरह कुछ भी नहीं आता है बीच में। ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, इन 5 पॉइंट का ध्यान रखना, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी अपनी जगह, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तभी उसको फॉलो कर पाओगे, नहीं तो फॉलो ही नहीं कर पाओगे। चीज़ें पता सबको होता है कि हमें ये पढ़ना है, हमें वहाँ से ये चीज़ कवर करनी है, इधर से ये सिलेबस कवर करना है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इन 5-6 चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं।
तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ आपको क्लियर कर दिया। इन चीज़ों का ध्यान रख के ही आपको ये जर्नी कवर करनी है, ये रास्ता उसी चीज़ से ही कवर होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज जो जो आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है अगले 100 दिन में। एक एक करके एक एक सब्जेक्ट की बात करेंगे और पूरी वीडियो आराम से देखना। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में आपको किस तरीके से फुल स्कोर करने की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है, और आपको सभी सब्जेक्ट में ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप पूरा पूरा सिलेबस करें, कुछ छोड़े ना। क्योंकि अगर आपको मॉक के अंदर और मेन एग्जाम के अंदर 170 टारगेट करना है तो आप कुछ छोड़ के नहीं जा सकते हो, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या सिनेरियो बनना है, किस तरीके की सिचुएशन बननी है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो उसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो आपको अभी अपना बेस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा बिना कुछ छोड़े। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए इंग्लिश में आपको ये 4 मेन चीज़ें हैं जो फॉलो करनी है। एक तो ग्रामर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। रीडिंग पोर्शन सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में रीडिंग का बहुत बड़ा गेम है, और जो प्री है उसके अंदर भी रीडिंग का बहुत बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। एंड द लास्ट वन इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना इन चीज़ों को पूरा करना, कवर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये चारों चीज़ आपको कैसे कैसे करनी है, ध्यान से सुनना। करना क्या है, ग्रामर के लिए बेसिकली आपको अपने सभी टॉपिक्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, और कौन कौन से आपने सोर्सेज फॉलो करने हैं वो मैंने इस वीडियो में बताए हुए हैं। आपको इस वीडियो में बता रखे हैं आपको कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं ग्रामर के लिए। पूरा कोर्स कहाँ से कंप्लीट करना है, यूट्यूब का भी सोर्स मैंने बताया हुआ है, वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है मैंने, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है इस वीडियो में, तो वो प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो। दूसरी चीज़, ग्रामर में जो रिपीटर्स कर सकते हैं, जो कोर्स पूरा कर चुके हैं या फिर एक बार पढ़ चुके हैं लेकिन एक समरी चाहिए, उसके लिए भी मैंने एक सोर्स इसमें बताया हुआ है। तो ये वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो, छोटी सी वीडियो है, तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को देख लेना, उसके अंदर मैंने सभी सोर्सेज पूरे अच्छे से बता रखे हैं ग्रामर के लिए आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है, और वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है मैंने। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है वोकैब। वोकैब आपको कहाँ से करनी है, वोकैब के लिए सब एक बुक फॉलो कर रहे हैं, ब्लैक बुक। इस बुक को आपको करना है। ठीक है, इस ब्लैक बुक में से आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कंप्लीट करने हैं, इडियम्स कंप्लीट करने हैं, सिनोनिम्स कंप्लीट करने हैं, और एंटोनिम्स भी कंप्लीट करने हैं। ये चारों चीज़ें आपको ब्लैक बुक में से करना है। उसके बाद रह जाते हैं फ्रेजेस, जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो जाने के बाद आप फ्रेजल वर्ब्स करोगे। ठीक, और ये भी आप ब्लैक बुक में से कर सकते हो, दिया हुआ है, नहीं तो जो वॉल्यूम 1 है नीतू मैम की, आप उसमें से भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें से कर सकते हो फ्रेजल वर्ब्स। ये 5 टॉपिक्स वोकैब के मेजर आपको करने होते हैं। लेकिन बात सारी ये आती है कि इसको किया कैसे जाए, इसको किया कैसे जाए 100 दिन के अंदर, क्योंकि वोकैब सिर्फ एक बार पढ़ने से याद नहीं होती है, उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है और उसको सही तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। वोकैब के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि आप किस तरीके से वोकैब के 5000 से ज़्यादा वर्ड्स जो वोकैब के ब्लैक बुक में दिए हुए हैं, उनको आप कैसे 2 से ढाई महीने के अंदर एक बार पढ़ भी सकते हो, साथ ही साथ उसके 6 से 7 बार रिवीजन भी कर सकते हो, और उसको अच्छे से रिटेन कर सकते हो अपने माइंड में। और वोकैब वो वाले वर्ड्स फिर आपके भूलेंगे नहीं, वो वर्ड्स आप भूल नहीं सकते। और दूसरी चीज़, अगर आप वो बाय चांस एग्जाम हॉल के अंदर वो वर्ड भूल गए हो, या फिर उसको अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, एकदम से वर्ड स्किप हो गया है, वो कैब के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं जो आपने पढ़े थे बट उस टाइम पे आप उसको कर नहीं पा रहे हो एग्जाम में, तो एग्जाम में मॉक टेस्ट के अंदर उन चीज़ों को किस तरीके से टैकल करना होता है ना, वो मैंने ये अभी वीडियो बनाई है कुछ दिन पहले ही। इस वीडियो में बताया कि आप किस तरीके से स्मार्ट गेस वर्क लगा सकते हो, और ये 95% ऑफ द टाइम बिल्कुल राइट गेस लगाती है। इसमें कुछ मैंने ऐसी टेक्निक्स बताई हुई हैं जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, अगर आप उन चीज़ों का अपने माइंड में ध्यान रखोगे ना, तो आप ईजिली दूसरे लोगों से एक बेटर परफॉर्म करके आओगे एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो ये 3 वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना। ये वीडियो ख़त्म करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके माइंड में। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ डिटेल में बताई हुई है इन तीनों वीडियोज़ के अंदर, तो ज़रूर देख लेना इन्हें। ठीक है, तीसरी हम बात कर लेते हैं रीडिंग के बारे में। रीडिंग को आप किस तरीके से करने वाले हो, रीडिंग के लिए आपको क्या करना है। रीडिंग में बेसिकली द हिंदू से स्टार्ट कर सकते हो, जो एडिटोरियल्स आते हैं वो स्टार्ट कर सकते हो। और रीडिंग का एक चैनल भी है, इंग्लिश माध्यम करके एक चैनल है टेलीग्राम के ऊपर, तो उस पर आपको डेली के आर्टिकल्स मिलते हैं, और उसके नीचे फिर उसकी वोकैब भी मिलती है, तो उस वोकैब को बिल्कुल मिस आउट मत करना। ठीक है, उस वोकैब को मिस आउट मत करना, उस वोकैब को पढ़ना और अपने पास नोट करके रखना। उस वोकैब में से बहुत सारे वर्ड्स आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं।
इसीलिए मैं बता रही हूँ द हिंदू के आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और जो बच्चा रीडिंग नहीं कर रहा वो बहुत गलत कर रहा है खुद के साथ, ठीक है। वो अपनी सारी प्रिपरेशन को ख़राब करना चाह रहा है, तो रीडिंग करनी शुरू कर दो। बिना रीडिंग के इंग्लिश नहीं हो सकती, चाहे तुम कितने ही वो कैब याद कर लो, चाहे तुम कितना ही ग्रामर पढ़ लो, चाहे कितनी प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर तुम रीडिंग नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों से पीछे रह जाओगे। रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सभी सब्जेक्ट में भी ये रीडिंग काम आती है। जब आप मैथ्स के क्वेश्चंस रीड करते हो ना, उनको समझने के लिए भी अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है तो वहाँ पे लैग कर जाओगे। तो रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक एक चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। और द हिंदू जब आपको समझ आने लग जाएगी ना, तब मैं मानूंगी कि हाँ, अब आपकी एक इंग्लिश जो है वो थोड़े से लेवल सही पे आ चुकी है, ठीक है। तो द हिंदू अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, और कोई मुश्किल नहीं है। 1 से 1.5 महीने के अंदर आप बहुत अच्छे से उसका एक लेवल क्रिएट कर लोगे, ठीक है। लास्ट हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? प्रैक्टिस आपको टॉपिक वाइज करनी है। जैसे जैसे आप चैप्टर्स पूरे करते जा रहे हो, तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए जो बेस्ट चीज़ रहती है वो दो हैं। एक तो जो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 के पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप मत करना। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसको करना। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, बच्चे पूछ रहे थे कि मैम प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, वो बता दो। तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मैं आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ तब से, कि वॉल्यूम 1 के पीछे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, नाउन के, आर्टिकल्स के, प्रोनाउन के, वहीं से करो। इनफ है, वहाँ से करो। आपके कंसेप्ट भी क्लियर रहेंगे, सब कुछ क्लियर रहेगा। और दूसरी चीज़, एक प्रीवियस ईयर बुक ले लो, किरण की बुक ले लो, या फिर पिनाकल भी ले सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लो और वो इनफ रहेगी आपके लिए, ठीक है। और सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं आपको। सेक्शनल वही आपने सबने टेक्स्ट बुक का पास लिया ही हुआ है। टेक्स्ट बुक के पास में आपको सेक्शनल टेस्ट तो मिल ही जाते हैं, तो वो डेली आपको 2 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। दोनों ही कंडीशन में आप डेली के 2 सेक्शनल टेस्ट लगाओगे इंग्लिश के, ठीक है। इसको बिल्कुल मिस नहीं करोगे। वो टेस्ट लगाओगे और उनसे, उनमें जोन जोन से क्वेश्चंस आपको नहीं आए, जो रह गए, जिनका मतलब नहीं पता था, उनको नोट करोगे अपने पास और वहाँ से सीखते चले जाओगे। और ये सेक्शनल टेस्ट आपके प्रीवियस ईयर टेस्ट ही होंगे, कोई न्यू टेस्ट नहीं लगाएगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाएंगे। सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के टेस्ट बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। बहुत अच्छे लेवल के टेस्ट होते हैं, उनको लगाना। उसके बाद फिर आप स्टेनो के भी लगा सकते हो, स्टेनो के भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी लगा सकते हो। तो इन 3-4 टेस्ट को अपने माइंड में रखो और उन्हीं के सेक्शनल टेस्ट लगाते रहो। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी। एक अलग से थैंक्स बोल के जाओगे मुझे, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये टू द पॉइंट बता रही हूँ, यही चीज़ें आपको सिर्फ कवर करते चले जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ के लिए मैं आपको बिल्कुल कंसाइजली बताती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा होच पोच हुआ पड़ा है। बहुत सारी चीज़ें बच्चे ट्राई कर रहे हैं, नई नई वीडियोस की तरफ चले जाते हैं, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि वो उस चीज़ को अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। जो चीज़ सीख रहे हैं लोगों की सुन सुन के, जो स्ट्रेटजीज सुन रहे हैं, उनको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो नहीं होने वाला है। ऐसी वीडियोस देखते चले जाओगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैथ में आपको सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करना होता है। सबसे पहला, अपना सिलेबस पूरा करो। जिस भी टीचर का कोर्स लिया हुआ है उस कोर्स को कंप्लीट करो, उनकी शीट्स को लगाओ। कम से कम एक बार वो शीट्स आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्वेश्चंस के अलावा शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके पास, टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनके अलग से आप शॉर्ट नोट्स के अंदर उनको मेंशन करोगे। जब आपके अपने शॉर्ट नोट्स बने हुए होंगे, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा मैथ में, कोई रोक नहीं पाएगा। फिर ईजिली सारे क्वेश्चंस करते चले जाओगे। और लास्ट में आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस आपको वहीं प्रीवियस ईयर बुक से ही प्रैक्टिस करनी है। PYQs लगाने हैं, पिनाकल की बुक से लगा सकते हो या फिर किरण ले सकते हो, ठीक है। इन 2 बुक से लगा सकते हो। और ये कैसे लगाने हैं उसके लिए ये वीडियो देख लेना, इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत सारे बच्चों ने ये वीडियो देखी है और उनको बहुत अच्छी भी लगी है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताई हुई है। और ये जो प्रैक्टिस है वो आपको किस तरीके से, किस ढंग से करनी है, वो मैंने इसमें स्पेशली बताया हुआ है, तो इसको बिल्कुल मिस आउट मत करना। सबको इतना पता है कि PYQs की प्रैक्टिस करनी है, बट कैसे करनी है, क्या आपका तरीका होना चाहिए करने का, वो मैंने इस वीडियो में अलग से बताया, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो इसको आपको ज़रूर देखना है अगर आपको अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने इस वीडियो में, तो मैं दोबारा से यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो, अगर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए मैं आपको सोर्स दे रही हूँ, तो आप अलग से जाके इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। देखो, रीजनिंग ना एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर ना आप बहुत आराम से 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैंने खुद किए हैं,
अपने 2-3 एग्ज़ाम के अंदर जो मैंने अब तक दिए उन सब में मैंने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है रीजनिंग में, और आप भी कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगी ना वो आपको आना चाहिए। स्पेशली मॉक अटैम्प्ट करने का तरीका आपको आना चाहिए, किस तरीके से मॉक को अटैम्प्ट किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, जितने भी आपके वीक टॉपिक्स हैं ना रीजनिंग के अंदर उनको कंप्लीट कर लो। जितने भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आपको पता होंगे आपके कौन कौन से वीक टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करो, चाहे आप यूट्यूब से करो या फिर किसी और सोर्स से आप कंप्लीट करना चाहते हो, कोई पेड कोर्स है आपके पास तो वहाँ से कर सकते हो, बट उनको एक बार पहले कंप्लीट करो। उन वीक टॉपिक्स की ना चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस करो। थोड़ा सा टाइम निकालो, 1 घंटे का टाइम निकाल सकते हो अपने पूरे दिन के शेड्यूल में से, तो उस 1 घंटे के अंदर उन टॉपिक्स की टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप चाहो तो मैं आपको सोर्सेज भी बता दूंगी टॉपिक वाइज रीजनिंग के लिए, यूट्यूब से आप कहाँ से कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद यूट्यूब से पढ़ाई की है, तो आपको मैं बता सकती हूँ कि किस किस तरीके से कहाँ से किया जा सकता है। और दूसरी मेजर थिंग जो मैं आपको बता रही हूँ वो है आपके सेक्शनल टेस्ट। मैंने सिर्फ सेक्शनल टेस्ट दिए हैं एक बार अपने सभी टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद। जो जो से मुझे वीक लगते थे मैंने उनको उनको किया, सारे टॉपिक्स तो मैंने किए नहीं, जो जो मुझे वीक लगते थे सिर्फ वो टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। और उसके बाद सिर्फ मैंने सेक्शनल्स लगाए हैं, और सेक्शनल भी डेली के सिर्फ 2 ही सेक्शनल्स मैंने दिए हैं, और उन 2 सेक्शनल्स को अच्छे से एनालाइज किया है, उसका एनालिसिस अच्छे से किया है। और तीसरी जो मेरा मेजर पॉइंट था जिसने मुझे एक अच्छा एज दिलवाया वो था मेरा अटैम्प्ट करने का तरीका। मॉक को अटैम्प्ट करने का जो तरीका मैं यूज़ करती हूँ हमेशा, वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने में। तो ये जो तरीका है ना ये आपको भी आना चाहिए। मॉक को अटैम्प्ट किस तरीके से किया जाता है ये आपको भी आना चाहिए। तो सबसे पहले अपने टॉपिक्स कंप्लीट कर लो, जौन से वीक है ना टॉपिक्स उनको पूरा कर लो। फिर डेली के 2 सेक्शनल्स लगाने अभी से शुरू करो। ये नहीं देखना कि हम बाद में करेंगे या इनको पूरा करने के बाद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। 1 हफ्ता निकालो, 1 वीक निकालो, और उस 1 वीक में इन टॉपिक्स को ख़त्म करो, और उसके बाद डेली के दो सेक्शनल देने स्टार्ट कर दो। और इन 2 सेक्शनल्स को आपको कैसे अटैम्प्ट करना है, आपके अटैम्प्ट करने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आप एक काम करो, ये एक वीडियो मैंने बनाई थी अलग से जिसके अंदर मैंने आपको अटैम्प्ट करने का तरीका बताया हुआ है, सेक्शनल टेस्ट अटैम्प्ट करने का तरीका बताया हुआ है, मॉक टेस्ट को किस सीक्वेंस में अटैम्प्ट किया जाता है, कौन सा क्वेश्चन आपको कब करना होता है मॉक टेस्ट में, किस तरीके से कंप्लीट करना होता है, वो मैंने बताया हुआ है। मैं खुद रीजनिंग का जो सेक्शन है ना वो 15 मिनट मैक्सिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर मैं रीजनिंग को ख़त्म कर लेती हूँ। कभी कभी तो 12 मिनट में एक रीजनिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है, 25 क्वेश्चन वो वाले, और 12 से 15 मिनट के अंदर मैं पूरी रीजनिंग कंप्लीट कर लेती हूँ और फुल मार्क्स के साथ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो वो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे करोगे, टाइम बचा के और पूरे एक्यूरेसी के साथ और ठीक तरीके के साथ। तो इस चीज़ों को फॉलो करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसका लिंक, ये जितने भी वीडियोज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दे दिए हैं, तो उनको जाके देखना, जैसे जैसे आपको टाइम मिले वैसे वैसे देखना, और उन चीज़ों को नोट करो अपने पास, और अपनी एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करते चले जाओ और उसको फिर फॉलो करते चले जाओ। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं जीके के बारे में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसके बिना आपको सिलेक्शन लेना ही मुश्किल हुआ पड़ा है। देखो, आपको जीके में क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर ध्यान दो। जीके के सभी टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करो, और उनको कंप्लीट कर आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, या फिर अगर आपने किसी टीचर का कोर्स लिया हुआ है उस टीचर से कंप्लीट कर सकते हो, अपने कोर्स से कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप किसी बुक से कंप्लीट कर रहे हो तो वो भी वेल एंड गुड है, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, आप बुक से भी कंप्लीट कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और जैसे जैसे आप सिलेबस करते जा रहे हो ना, तो आपको, जैसे आज आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, पॉलिटी का एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया, प्रेसिडेंट आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब आपको आगे क्या करना है, जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो उसके आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चले जाओगे। ठीक है, बाद में ये नहीं कि सारा पहले कर लिया और उसके बाद आप कर रहे हो, ऐसे मत करना, अब इतना टाइम भी नहीं है कि आप ऐसे कर सको। तो जैसे जैसे आप एक एक टॉपिक कंप्लीट करते चले जा रहे हो उसके साथ साथ क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। एक पीवाई की बुक से प्रैक्टिस करोगे, किरण की ले लो या फिर पिनाकल की बुक ले लो, कोई भी एक बुक ले लो और उससे प्रैक्टिस करते चले जाओ, उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते चले जाओ। ठीक है, उससे वो आपका जो टॉपिक है ना वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, उस क्वेश्चन के जो नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है ना उसको अच्छे से कर लेना। वो जो एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है उसको अच्छे से कर लेना। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, मेरे नॉन में भी हैं, जिन्होंने सिलेबस किए बिना सिर्फ वो पीवाई की बुक अच्छे से पढ़ी है और उन्होंने भी अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं जीके के अंदर। सिर्फ वो पीवाई की बुक और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना उसको अच्छे से किया है और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है।
ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ा करो जब भी वो प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है। और लास्ट में बात आती है क्विज़ की, तो डेली के 1 से 2 क्विज़ देते रहो, क्योंकि जीके है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, मुश्किल से 10-15 मिनट आपको टाइम लगेगा और 1-2 क्विज़ आप आराम से दे सकते हो। ठीक है। तो ये क्विज़ साथ साथ आपको देते रहने हैं। दैट्स इट। आगे हम बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना जो जो मैं आपको बता रही हूँ, कब कैसे कौन कौन सा मॉक लगाना है, किस किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना मॉक टेस्ट के लिए। और डेली का एक मॉक सबसे पहली बात आप लगाओगे, डेली का एक मॉक आपने अटैम्प्ट करना है। ठीक है। और ये जो डेली आप एक मॉक टेस्ट लगाने वाले हो ना, उसको आप प्रेफर करना कि आप वो PYQ वाला ही लगाओ, PYQ वाला मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि इसी से आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखने वाली है। ठीक है। मंडे टू फ्राइडे आप PYQ मॉक लगाओगे, मंडे टू फ्राइडे आप PYQ मॉक लगाओगे। उसके बाद बचे 2 दिन, सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे को लाइव मॉक्स आते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म के लाइव मॉक्स आते हैं। RBE का लाइव मॉक आता है, द पंडित्स का लाइव मॉक आता है, ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक आता है। ये 3 लाइव मॉक आते हैं हर संडे और सैटरडे। तो आपको सैटरडे संडे ये 3 लाइव मॉक्स अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है। इतना ही आपको करना है, ये 3 लाइव मॉक्स अटैम्प्ट करोगे और मंडे टू फ्राइडे PYQ मॉक के ऊपर फोकस करोगे। बस इधर उधर और मत भागना। बच्चे बहुत सारे फुल टेस्ट भी अटैम्प्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट मैं जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ ना, तो एक बार विश्वास करके फॉलो करके देखो, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। ठीक है। कंफ्यूज मत हो, जो चीज़ आपको बता रही हूँ वो कुछ सोच समझ के ही बता रही होंगी, तो उस चीज़ को फॉलो करना, विश्वास करके फॉलो करना, आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। दूसरी और जो मेजर चीज़ है वो है उसका एनालिसिस। इसका एनालिसिस आपको ज़रूर करना है। एनालिसिस किए बिना आप कुछ भी रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना इज़ जस्ट 20%, उसका एनालिसिस करना इज़ द 80% टास्क। इसको आपको करना है। हर एक मॉक के लिए अगर आप 1 घंटे का मॉक दे रहे हो, तो उसके लिए 1 से 1.5 घंटा आपको उसके एनालिसिस के ऊपर देना ही पड़ेगा। उसी को ही आप प्रॉपर एनालिसिस कहते हो, क्योंकि जिस स्टेज पे अभी आप हो, उस स्टेज से बाहर निकलने के लिए, उस 120 से 130 नंबर को पीछे छोड़ने के लिए, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। इस बैरियर को अगर कोई चीज़ तोड़ सकती है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस ही है। ठीक है। तो वो एनालिसिस आपको करना कैसे है वो सुन लो। एनालिसिस करते टाइम आप जितने भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी अनअटेम्प्टेड हैं, उन क्वेश्चंस को सीखोगे। कैसे सीखोगे? उसके नीचे ही आंसर दिया हुआ होता है, क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर दिया हुआ होता है। वहाँ से बस उस क्वेश्चन को सीखोगे कि इसके अंदर कैसे कैसे कंसेप्ट यूज़ हुआ, उस चीज़ को सीखोगे और उस चीज़ को अपने पास नोटबुक के अंदर नोट करोगे। आपके पास एक अपनी मॉक टेस्ट की नोटबुक होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट की अलग मॉक टेस्ट की नोटबुक होनी चाहिए। इंग्लिश के लिए अलग होनी चाहिए, रीजनिंग के लिए होनी चाहिए, मैथ के लिए होनी चाहिए और जीके के लिए भी होनी चाहिए। ये 4 मॉक की नोटबुक अलग बना लो, अभी से बना लो। जो डेली का मॉक अटैम्प्ट कर रहे हो, डेली अगर सेक्शनल अटैम्प्ट कर रहे हो, तो उन चीज़ों को, उन क्वेश्चंस को इस कॉपी के अंदर आपको नोट करना है। ठीक है। और इस तरीके से उस चीज़ को सीखना है, इस अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को ऐसे सीखना है कि दोबारा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आगे मॉक टेस्ट में दिखता है, तो उसे गलत ना करो, उस टाइम पे उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सको। क्योंकि सीजीएल का पैटर्न ही ऐसा है, क्योंकि वो सेम 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 क्वेश्चन आगे रिपीट करेगा, बस स्टेटमेंट बदल देगा। चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे वो मैथ में हो, चाहे वो इंग्लिश के अंदर हो या जीके में हो, वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और PYQs ही रिपीट होते हैं। तो आप जितना ज़्यादा फोकस एनालिसिस पे करोगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है। तो उन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को उनमें नोट करो और जो रॉन्ग क्वेश्चंस हुए हैं उनको नोट करो इस कॉपी के अंदर और फिर इसको रिवाइज करो। यही बेस्ट तरीका है एनालिसिस करने का। जीके का भी एनालिसिस आपको इसी तरीके से करना है। जौन से टॉपिक का क्वेश्चन आपको नहीं हुआ, जैसे आपको डांसेस है, डांसेस का अगर एक क्वेश्चन आया और आपको उसका नहीं पता था आंसर, तो आप एक काम करो, आप जाओ और डांसेस वाला टॉपिक ऊपर सर्च करो यूट्यूब पे और उसको सबको नोट कर लो। ठीक है। जब आप नोट कर लोगे तो उससे सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है। उसको याद रखोगे, फिर अब आगे उसको रिवाइज करते चले जाओगे, तो अपने पास नोट रखना है आपने उसे उस नोटबुक में। समझ रहे हो? इस तरीके से करो। मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करने का बता दिया मैंने, मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे लाइव मॉक, और फिर उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस ज़रूर करना है, बिना एनालिसिस के मॉक देने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। आई होप आप सबको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर कर लिए हैं, जितनी भी चीज़ें हो सकती थी, जितनी भी मेरे एंड से जितना मुझे बताना था आपको, मैंने पूरा पूरा बताने की कोशिश की है। लास्ट में मेरी तरफ से फाइनल एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप सभी सब्जेक्ट्स को इस तरीके से प्रिपेयर करना कि आपको उसमें फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है। कोई भी उसके अंदर कमी लाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कुछ छोड़ के जाते हो ना, तो आप बहुत लोगों से ऑलरेडी पीछे चले जाते हो, क्योंकि सब के सब पूरा पूरा सिलेबस करके बैठे हुए हैं। अगर आप कुछ छोड़ के जाओगे तो आप ऑलरेडी सबसे पीछे चलने लग जाओगे। ठीक है। तो कुछ छोड़ना नहीं है,
सभी सब्जेक्ट को ऐसे प्रिपेयर करोगे कि आप फुल मार्क्स लेके आने वाले हो, ठीक है। और अपना जो टारगेट है, टारगेट अगर आप सेट करना चाहते हो तो जो आपका टारगेट स्कोर होगा वो 160 प्लस रहना चाहिए। 170 तक स्कोर करने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए, इससे पहले आप रुकोगे नहीं, ठीक है। अपना टारगेट स्कोर इसी लेवल, इसी रेंज के अंदर रखना, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कितना ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। तो अपना टारगेट स्कोर इस रेंज में लाना और कंसिस्टेंटली जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको फॉलो करो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इन 100 डेज़ के अंदर आप बहुत अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर लोगे, ना सिर्फ प्री के लिए, साथ ही साथ मेंस के लिए भी। ये एडवाइजेस जितनी भी मैंने आपको दी है ना, ये सब आपको दोनों में लास्ट एंड पॉइंट तक काम आने वाली हैं। सारी चीज़ें जो जो मैंने आपको बताई हैं इसी तरीके से करो और अपना 100% दो। जितना अच्छा से अच्छा एफर्ट दे सकते हो अपनी प्रिपरेशन में उतना दो, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। मैंने सब कुछ इसमें एक ही वीडियो में सब कुछ कंपाइल कर दिया है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उनको भी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत सारी वीडियोज़ आगे आने वाली हैं। थैंक यू सो मच।